हेलो एंड वेलकम टू ज़िंदगी 360 गाइस, वेलकम टू द शो। आज हमारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शो है। हम इस शो पर आपको अमेरिका के मुख्तलिफ पहलू दिखाते रहते हैं और एक पहलू जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं और आपका भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, वो है यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों का किरदार, उनकी सोच, उनके जो तासरात हैं, उनके जो ख़यालात हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनके ख़यालात का पता करें, ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं कौन, उनके क्या ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हमें शायद नहीं पता हो, और हम जो कहते हैं नॉन हाइफिनेटेड पाकिस्तानीज़ यानी कि आम पाकिस्तानी, उनसे डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं इन पाकिस्तानी अमेरिकन्स को। गाइस, इस सब्जेक्ट को हम अक्सर टच करते रहते हैं, लेकिन आज इसको हम एक दूसरे तरीके से टच करें, और वो ऐसे है कि हमारे जो 3 गेस्ट हैं आज, वो यंग पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि उन्होंने यहाँ अमेरिका में मुख्तलिफ अरसे गुजारे हैं। तो हम आज इनसे ये पूछेंगे कि इनका जो अमेरिका में एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, और अमेरिका में उन्होंने कैसे अपने आप को इंटीग्रेट किया है। अपने गेस्ट से आज मिलते हैं। मेरा नाम अरसलान अली फ़हीम है। मैं 5 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। इससे पहले मैं पाकिस्तान में था। मेरा नाम एहतिशाम राजा और मुझे यहाँ काफ़ी अर्सा हो गया है। 1996 में हम आए थे। So it's been over 15 years. एंड कश्मीर, पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ है वो कश्मीर से है, आज़ाद कश्मीर, पुंछ में मेरी पैदाइश है। I'm Zishan Aleem. I was born in DC and raised in DC and around the city. And just so we're clear, उर्दू समझ आती है लेकिन आप इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। It would be embarrassing if I respond in Urdu for myself and the country. We'll try not to embarrass you. तो आप पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में आपने स्कूलिंग की, और पिछले 5 साल से यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं। ये काफ़ी लोगों को होता है कि यार अमेरिका जाके पढ़ना है, लेकिन आप जब अमेरिका के बारे में सोचते थे मुझे जाके पढ़ना है, तो आप स्क्वायरली उसको सोचते कि यार मुझे वहाँ तालीम करनी है, या और भी सोचते कि यार अमेरिका में ये होगा, वो होगा, एक डिफरेंट माहौल होगा, मॉडर्न होगा, डिफरेंट होगा, मतलब क्या कुछ वो एक आपको क्या इंप्रेशन क्या होता था अमेरिका के बारे में? हाँ, आई थिंक अमेरिका के बारे में एक जो पहले ख्याल था वो आने से इस तरह मुख्तलिफ था कि यू वुड जस्ट थिंक ऑफ के यू वुड नॉट सी ऑल ऑफ द मतलब द मैनी डिफरेंट कलर्स एंड रेसेस एंड एथनिसिटीज़ दैट मेक अप दिस कंट्री। एक थोड़ा सा एक मोनोलिथिक पर्सपेक्टिव था अमेरिका के बारे में। मोनोलिथिक मतलब कि गोरे रहते हैं यहाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ, तो यही लगता था। ये नहीं पता था कि यहाँ पे कितने डाइवर्स और मतलब कितने डिफरेंट रंग बिरंगे लोग रहते हैं इस मुल्क के अंदर। कुछ थोड़े ज़्यादा ही रंग बिरंगे होते हैं। लेकिन तो ये एक बड़ा एक्चुअली मज़ा आया फिर यहाँ का पढ़ाई करने का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अक्सर लोगों को ये पहले से ख्याल नहीं होता कि अमेरिका कितना डाइवर्स जगह है। आपने ना सिर्फ अमेरिका में, ना सिर्फ पाकिस्तान में टाइम गुजारा, अमेरिका में भी टाइम गुजारा, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने महसूस किया कि शायद कुछ डिफरेंस हो? म्यूज़िक था, कल्चर था, क्या था? Obviously कल्चर शॉक तो था जब पहली मरतबा हम थोड़े से बड़े होके गए, तो इट वाज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। म्यूज़िक वाज डिफरेंट एज वेल। यहाँ पर जो बच्चों के गाने हम क्लासरूम में सुनते थे और जो इन थे, वो पाकिस्तान में वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। पाकिस्तान में तो वो बॉलीवुड था, वो लोकल सिंगर्स थे। अबरार हक। Yes, absolutely. Abrar Haq was a fascination actually। जब मैं आर्मी पब्लिक में पढ़ता था 3rd ग्रेड में पाकिस्तान में, कश्मीर में, तो हमारी एक टीचर थी एंड शी वाज आवर साइंस टीचर, मगर वो हमारे से गाने वो कहती थी गाने गाओ। ज़बरदस्त साइंस क्लास थी आपकी यार। एक दफ़ा उन्होंने कहा तो मैं भी खड़ा हो गया, मैंने कहा ज़बरदस्त, आई एम गोना सिंग अ सॉन्ग टुडे। तो वो अब्रार का एक वो गाना था दिसंबर की रातें और समथिंग अलोंग दोज लाइंस, आई कैन एक्जैक्टली रिकॉल, भीगी भीगी रातें, एंड आई sang it in front of the class shamelessly, क्या नहीं अमेरिका आके? No, it was in Kashmir। अच्छा, कश्मीर, अच्छा। But here I couldn't do it. Here, and let me bring on a point here. Even over there, when I got up to sing the song,
all the kids were saying, सारे जो बच्चे थे कह रहे थे कुछ अंग्रेजी में कुछ गाओ, कुछ अमेरिकन कुछ गाओ. क्योंकि आप अमेरिका से रह गए. And absolutely I didn't know much. मुझे जो गाने थे क्योंकि वालिदैन की तरफ से जो community थी, it was like a microclimate. यहाँ पर रह के भी तो वो mimic कर रहे थे जो environment उन्होंने पाकिस्तान या कश्मीर में देखा था, वो environment वो हमें यहाँ mimic कर रहे थे. तो जब घर के माहौल था उसमें वही पाकिस्तानी गाने थे, वो कोई नात वगैरह थी. So what we knew was, what we were home to was the you know वो जो वहाँ के जो गाने हैं वगैरह. So that's the only thing that I could sing back. मुझे इंग्लिश का कोई गाना आता तो नहीं था. अब्रार यहीं से आप सुन के वापस. अब्रार को मैंने यहीं से सुना है. Zishan, growing up, I don't think you were exposed to Abrar a whole lot. Wait, are you aware of Abrar al-Haq? Like best friends. Okay. Okay. However, independent of that, would you ever find yourself in a situation where you felt you were different from the other kids that were in school with you because of your nationality, because of your background? Yeah, I mean, I think in early adolescence, when you're very young, of course, you know, the saying is that children are pretty much colorblind, and I think that is true. I mean, you don't really notice the sorts of distinctions, but as you get older and you enter sort of, you know, progress through elementary school, middle school, you do start to notice that there are some distinct differences. I mean, it can be everything from appearance to the fact that you don't understand the same pop culture references other people do. So as you kind of touched on earlier, I have the worst of both worlds. I don't know the real classic pop culture references in Pakistan, nor in America, as far as like things that your parents pass on down to you, know, like oldies and stuff like that. I never knew the oldies, and everyone, you know, starts singing along, and I used to always kind of sit on the outside of that sort of situation. So I mean, you do notice some of these differences. Actually, the time it was most pronounced, I think, when I was around the age of 11 and 12 was when Ramadan came around, and I think that was the time there's a stark difference in terms of lifestyle, because at that point in time, you know, being raised as a Muslim, I, was doing fasting, waking up early, and I was tired during sports, but I also took great pride in doing it. And also, growing up in DC, which is a cosmopolitan city, at the same time, people are also very open to it and actually interested. So it was. You do have a sense of feeling distinct from other people around you, but you also don't feel alienated by it necessarily. Were you ever confused about, like, you know, what your identity is, what your sort of cultural orientation is? Okay, like, yeah, my Urdu wasn't as good as other people's Urdu, or just the fact that when I arrived in Pakistan, my shalwar kameez wasn't fitting properly and just walking around awkwardly. I had braces, and people used to always ask me in Urdu, like, are your teeth broken and stuff like that, because these really, really ostentatious braces. It was humiliating, yeah. It's bad enough in the States, but when you went to Karachi, it was bad. So just all these, like, these sort of minor things that went on. I remember for a short period of time feeling a bit disoriented, but I think shortly, by the time I was 13 or 14, that really subsided. Mainly because growing up in a city like Washington, D.C., and the school that I got to go to, it was extremely racially diverse, extremely socioeconomically diverse as well. And I found myself, generally speaking, just to feel a greater sense of kinship with, what in the States you call people of color, basically just anyone who's not white. There's a sort of broader sense of camaraderie with people who just sit outside the white experience. And so my two best friends when I was 13 were this guy who's half black, half white, and a guy who's half Cuban, half Guatemalan. And we used to just make a lot of racist jokes between each other and feel very comfortable just not being white together. And that was the thing that I felt the greatest sense of solidarity from. There was very few Pakistanis actually in my grade. Only one that I can think of, yeah. Guys, इस वक्त हम एक break लेंगे, लेकिन break के बाद हम इस discussion को आगे बढ़ाएंगे. Stay with us. यार वो वाला कनेक्शन जो है ना, वो शायद दुनिया में किसी और मुल्क के लोगों के पास नहीं है. I want to ask all three of you this question. और असलान आपसे मैं शुरू करूँगा. आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप अभी भी अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं? आप सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं अमेरिकन हूँ? आपने तो ये फैसला किया था कि आपने कुछ अरसे के लिए यहाँ रहना है. How do you identify yourself? As a Pakistani American, लेकिन someone who is definitely a Pakistani now living in America, ये मैं कहूँगा. और ये आइडेंटिफिकेशन surprisingly इतना मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए. That's what I feel.
मतलब कि प्राइमरली पाकिस्तानी आप, बट अमेरिकन आपको थोड़ा सा सेंस हुआ है कि आप इस सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं, बन रहे हैं? मुझे सोसाइटी की एक चीज़ जो काफ़ी पसंद है, वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो इट सेज फ्रॉम एनी वन। इस सोसाइटी का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो डाइवर्सिटी है और इंक्लूसिवनेस है। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं से भी आए हों, अगर आप इस मुल्क में आएँ और उसके कानून को फॉलो करें तो आप भी अमेरिकन बन सकते हैं। No matter where you are from in the world, I think that's that principle merits appreciation, and I've come to appreciate it as well. लेकिन वो इमोशनल कनेक्शन होता है अमेरिका के साथ, वो मतलब कि एक पाकिस्तानी को आप जानते हैं ना, हम बड़े पेट्रियाटिक होते हैं, बड़े जोश और जज्बे से हम आके कहते हैं हम पाकिस्तानी झंडे, हमने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है फॉर द मोस्ट पीपल सिंगिंग द नेशनल एंथम इन वन प्लेस और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो मतलब कि हम काफ़ी हम जज्बे से वो करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वो वाला कलेक्शन आप अमेरिका के साथ है? यार वो वाला कनेक्शन जो है ना, वो शायद दुनिया में किसी और मुल्क के लोगों के पास नहीं है। लेकिन कभी कभार कुछ डिपेंड सिचुएशन क्या है, कभी कभार फील होता है। मैं ओबामा की इनाग्रेशन पे गया था और उनकी तकरीर सुनकर मुझे लगा था कि दिस इज़ अ पर्सन जिसकी अचीवमेंट्स इतनी मोन्यूमेंटल हैं कि एक इवन एज अ पाकिस्तानी आई कुड अप्रिशिएट देम। तो कभी कभार होता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो कनेक्शन में वक्त लगेगा, वो पूरा इतना उसमें थोड़ा strong हाँ, connection वो होने में। इतना वो स्ट्रॉन्ग करने में वक्त लगेगा। एहतशाम क्या ख्याल है? Well, What do you I'm- think of yourself? मैंने पाकिस्तानी अमेरिकन क्या? मैं अपने आप को I'm a little bit unorthodox, so I kind of break from the norm, and I consider myself Muslim first and then American. I will say one thing though, being born Muslim first then American. absolutely. अमेरिकन जो आपकी आइडेंटिटी है, कब आपके जहन में वो एक स्विच आया कि मैं I'm an American? You know, I did not consider myself American for a very long time. बहुत अरसा तक मैं अपने आप को अमेरिकन नहीं कहता था. I was quite confused. मैं अपने आप को कश्मीरी, अपने आप को पहले तो पाकिस्तानी, all the way till I was, जब मैं 12th grade तक था, मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहता था. I used to be like, पाकिस्तानी शो में जाना, मेलों में जाना और वहाँ सारे स्टेज के ऊपर चढ़ जाना सारों के साथ पाकिस्तानी हरकतें करता था. Then जब मैं हाई स्कूल से गया तो then I went to the college setting and people would ask me कहाँ से पाकिस्तान में, तो जब मैं कहता कि मैं पुंछ रावलाकोट से, वो कहते हैं well that's a disputed territory, आप तो पाकिस्तानी नहीं हो, आप तो so then I started to read up on a lot of things, and that's when I broke away and I said, you know what, maybe I'm not Pakistani, I'm from Kashmir, I'm from Punch, that's my thing. And then as that went on and then I said, we come to this country, Arslan and Zishan, we come to this country and we take the liberties and we enjoy the liberties of the country, but we don't give it enough credit. So हम कहते हैं हम अपने आप को अमेरिकन नहीं कहने चाहते हैं. इस दफ़ा जब मैं वापस गया तो मेरी दाढ़ी इससे भी बड़ी थी, एंड जब मैं मस्जिद में गया तो जो वहाँ पे जो मौलवी साहब थे और जो सारे थे तो कह रहे थे कहाँ से हो, तो मैंने आपने कहा कि I'm an American. So it was an interesting वो बेचारे सोच निकल जाओ मेरी मस्जिद से. So उसकी ज़्यादा बड़ी दाढ़ी है. Yes, इसकी ज़ीशान, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि what do you consider yourself nationality wise? I mean, basically Pakistani American would be an accurate sort of term, hyphenated American. Growing up, it was weird because I felt like I was neither. I felt like I was a perpetual outsider because, as I got a little bit older and started to realize that I was a little bit different from a lot of the other people. So in some senses, I felt like quite an outsider at certain points in time during my youth. And then when I went to Pakistan, I never quite fit in properly there either. And so I felt like I was actually neither here nor there. I think 9/11 is a really interesting experience as far as, the way you pivot with your identity. I think 9/11 was definitely an alienating experience where I felt pushed further away from referring to myself as just an American as well, because I remember shortly after it happened, someone joked to me being like, your dad did that. And it was like a joke, but it was, had this bizarre subtext where it's like, well, I mean, I don't know who's involved, but immediately, of course, the whole country becomes racialized in a whole new way. I mean,
Right. I mean, completion like, in a you know, landscape. even though it's a joke, I mean, there's, you know, a good joke always has a hint of truth in Right. it, right? Somewhere in there. So, I mean, yeah, how did you feel when... Yeah, so when he said that, you know, everyone was laughing. You know, I was sort of laughing, but I was also thinking, you know, what are the implications as far as, you know, when we find out if this was a terrorist attack and who was involved, what does it mean? And I found myself in subsequent conversations about foreign policy afterwards, because of course there is always sort of drumbeat for, you know, Afghanistan and subsequently Iraq, as sometimes talking to you people, and when I said you, I meant Americans, and I felt outside of it. But at the same time, I mean, would you say, let's say if you were to go to Pakistan now and live there, would you feel as comfortable living in Pakistan as you would living here, for instance? Yeah, at this point, no, I wouldn't. Insofar as I've, you know, not been there for several years, my Urdu has become terrible. Of course, I could revive it. That's not a problem. But I mean, of course, I mean, I've lived my life here, and so it is home in the sense of it's the thing that I know best. So I mean, there is definitely a distinction as far as, you know, where you spend your time. You're more comfortable there in some ways. But at the same time, I think I would be very excited at the prospect of living there for a while. I've always wanted to live there in Karachi, at least for a few years, at some point in time during my adulthood, yeah. Right. Well, you should go. It's a good Yeah. place. रज़ा, इस पर मैं एक point add करना चाहता था, you know, along the same, is कि I think the way the world is working in the direction it seems to be moving towards, all of us seem to hold many different identities simultaneously. एक ही वक्त में हम पाकिस्तानी भी हैं, हम अमेरिकन भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, और ये in last decade perhaps we've seen that the world has tendencies to view things from a binary vision. या either you're this or you're that. और ऐसा नहीं रहा. बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं we are in the middle of all of this somewhere. Or that's very important, I think, for people to understand, क्योंकि it allows individuals who are somewhere in between to see the world from multiple perspectives. Guys, यहाँ एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे. Stay with us. Around Pakistan, we need to make a huge wall, you know, huge wall all the way to the sky and just corner them off. पाकिस्तान के इर्द-गिर्द दीवार बना. एक बड़ी दीवार चढ़ा दो all the way to the world, and that's the only solution for these Pakistani people. I want to return to this question of 9/11 जो आप दोनों ने बात की थोड़ी, और एक अरसलान आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ थे 9/11 जब हुआ? इस्लामाबाद में था. इस्लामाबाद में. घर पे. क्या फीलिंग थी जब थोड़ा सा सिंक इन हो गया था? शॉक, अफसोस, और चूँकि एकदम एक नेगेटिव रिएक्शन आया अगेंस्ट द मुस्लिम वर्ल्ड, एक एप्रीहेंशन, एक खौफ कि आगे क्या होगा. अमेरिका के बारे में आपकी सोच बदली 9/11 के बाद? हाँ, बदली बिल्कुल. जो उसका जो रिएक्शन था, मेरा ख़्याल है वो बहुत जल्दबाजी का मुज़ाहरा हुआ उस सैड इंसिडेंट के बाद, और एकदम पूरी दुनिया ही मोबिलाइज होगी, you know, to start another war, which at times I felt was not very well thought through, and I think even amongst American citizens now there's a consensus कि जो repercussions थे 9/11 के, they could have been they were very bad for the rest of the world, और जो reaction था it could have been managed better. ऐसा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी दाढ़ी है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मुस्लिम अमेरिकन. 9/11 से पहले और 9/11 के बाद आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? 9/11 had pushed me into a place where there was times that I remember this gentleman named one of my classmates in world history. He said, what we need to do is around Pakistan we need to make a huge wall, you know, huge wall all the way to the sky and just corner them off. पाकिस्तान के इर्द-गिर्द दीवार बना. एक बड़ी दीवार चढ़ा दो all the way to the world, and that's the only solution for these Pakistani people. And you know, I was like in probably 10th, 11th grade, and it stuck with me, and it still with me today. You know, I'm sharing it with you. So what
I found that as an opportunity within that thing. Suffering is a gift. In it is hidden mercy. So I said, you know what, let's find the hidden mercy, what it is. And I feel like one of the things that I really do is now I have, it's almost like a mission that I need to go out and change the perception. The reason why I really have this dadi, since I'm into business consulting, and if I can break the ice with a client, when he sees me, जब वो मुझे देखता है, तो वो sometimes they're like, okay, ये ऐसा है, ये ऐसा है. But when we get to talk, when I tell them about my experiences, who I am, and if I can break that ice with the client, then they're mine, you know. Then they are like, oh, ये अच्छा तो मतलब क्या क्योंकि if I can break the ice with my daddy then तो फिर कुछ भी हो सकता है absolutely. अच्छा We can ये go अच्छा ahead. approach है So it's difficulties हैं. Obviously, people have created a perception about Muslims, about people with dadi, about their how they are, and there are some very negative experiences that people have gone through after 9/11. There has been racial discrimination, violence, all this stuff. But for me, I have always found this as a challenge, and I love a challenge because I'm a person who's involved in business. So I find it as a challenge to go out and, you know. आखिरी जो टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, उससे आज बहुत इंटरेस्ट होगा हमारे व्यूअर्स का, वो है जो पाकिस्तान में रिसेंटली इलेक्शंस हुए. आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने पाकिस्तानी जो इलेक्शंस हुए कितना क्लोजली फॉलो किया, फॉलो कर रहे थे जिशान कि नहीं? I did follow them on and off. I prefer to read the analysis afterwards. So I've been emailing, you know, friends and relatives and getting, you know, news articles and doing some digestion. I mean, of course, it was exciting. The lead up to it with, you know, just the first peaceful transfer of power. I mean, seeing as much violence as there was, people were still committed going out, and there was decent voter turnout. So I mean, it was historic, so it was exciting. But I didn't follow them on a day-to-day basis. Maybe, you know, on a weekly or every few weeks sort of basis. एग्जाम कितना आपने इलेक्शन को फॉलो किया? You know, to be frankly speaking, I didn't follow it at all. Yes, like him, I was taking a look at the overview and CNN, BBC को जाकर देखे. But since around the election times, I was spending some time with my parents. So, but they were like on it non-stop, 24 hours watching the जियो लगा रहता था. Jio लगा रहता था, Express News, or then I would see my father would have these gatherings where चाय और कावा पी रहे हैं, दो तीन दोस्त ऑफिस में बैठे हुए हैं, and they're discussing about politics. So, me particularly, I didn't have much interest. असलान, इलेक्शंस में कितना आपका इंटरेस्ट रहा? मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अरसलान का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था. यार मैं तो आई वाज बैक इन पाकिस्तान फॉर द इलेक्शंस. मैंने काम से छुट्टी ली और मैं वापस गया और मैंने अपने रावलपिंडी के हल्के में थोड़ा सा इसमें वोट डाला. तुमने वाकई में अपने नहीं वीकेंड के लिए सिर्फ तुमने फ्लाइट ली और पाकिस्तान गए? हाँ बिल्कुल, वो वोट डालने के लिए. बिल्कुल, मैं 3 दिन पाकिस्तान में था और without a doubt, these were 3 of the most exciting days of my life. And looking back upon it, I'm very proud of young Pakistanis, young urban Pakistanis, जो एक ज़बरदस्त तब्दीली हो लेके आए पाकिस्तान के अंदर. गाइस, अनफॉर्चुनेटली आज का टाइम हमारा ख़त्म हो गया है. बहुत इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन चल रही थी. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं. आपका भी हमारा फीडबैक जो हमें मिलता रहता है. आपने भी हमें कहा है कि इस टॉपिक पर हम ज़रूर टच करें और हम यकीनन करते रहेंगे. गाइस, प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर. हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा होगा. अनफॉर्चुनेटली आज के लिए हमारा टाइम ख़त्म हो गया है. अगले हफ्ते मिलेंगे. खुदा हाफ़िज़.